हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा मेरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में साल्मोनेला के बारे में, जिसके मैंने प्रीवियस में 2 वीडियो पहले मैं बना चुका हूं। तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियोस को देखिएगा और फिर इन वीडियोस को देखना बेटा, तो आपको एक स्टेप वाइज सीक्वेंस में समझ में आएगा। ठीक है, मैं जिस सीक्वेंस में डालता हूँ वो सीक्वेंस में ही देखिए तो चीज़ें समझ में आएंगी। बीच में से मत घुस के देखना कोई भी वीडियो खोल के, ये तो सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। पहला जो पोर्शन था साल्मोनेला के बारे में, मैंने आपको उसका क्लासिफिकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी और लैब डायग्नोसिस में या लेबोरेटरी डायग्नोसिस में मैंने उसका आपका थोड़ा बहुत चीज़ उसमें बता दिया हूँ। ब्लड कल्चर तक बता दिया था मैंने। अब इस वीडियो में बेटा मैं आपको क्लॉट कल्चर के बारे में और फीसिस कल्चर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्लॉट कल्चर। अब क्लॉट कल्चर में बेटा करते क्या है, मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं कि इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू ब्लड कल्चर। मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको समझना, पढ़ते जाना और नोट्स बनाते जाना। ये क्या है, एक अल्टरनेटिव है ब्लड कल्चर का। यानी कि अगर आप ब्लड कल्चर अभी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्लॉट कल्चर भी के द्वारा भी कर सकते हो। ठीक है, चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपको ब्लड कल्चर ही करना है। हर डिसीज़ के बहुत सारे तरीके के टेस्ट रहते हैं, आप वो टेस्ट भी कर सकते हो, है ना। कि ज़रूरी नहीं कि 17 प्रकार के टेस्ट है इस डिसीज़ के बारे में या पता लगाने के लिए हमको पूरे के पूरे 17 टेस्ट करने हैं ना। उसमें से या 2 या 3 टेस्ट लगा के भी आप कन्फर्मेशन है कि आप दे सकते हो। आप अपनी रिपोर्ट की में इतनी अथॉरिटी है आपके पास कि दे सकते हो आप अपनी रिपोर्ट, तो उसमें भी आप अपनी रिपोर्ट पास कर सकते हो। ठीक है, क्लॉट कल्चर ये अल्टरनेटिव होता है ब्लड कल्चर का। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, 5 ml ऑफ ब्लड इज विड्रॉन आसेप्टिकली। 5 ml हम ब्लड निकालते हैं आसेप्टिकली, यानी कि स्टेराइल कंडीशन में, एक ऐसे वातावरण में जहां पे बैक्टीरिया ना हो, साफ सुथरा हो, आसेप्टिक हो, है ना, स्टेराइल हो। ऐसी कंडीशन में हम एक साफ सुथरे कंटेनर में क्या निकालते हैं, 5 ml ब्लड का हम विड्रॉ करते हैं, यानी कि कलेक्शन करते हैं। ठीक है, ब्लड को कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम एज इट इज रख देंगे कंटेनर को वहीं की वहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कंटेनर को हम वहीं की वहीं रख देंगे और एंड अलाउड टू क्लॉट, और क्या करेंगे, उसको अलाउ होने देंगे, यानी कि उसको क्लॉट होने देंगे, पड़ रहने देंगे। अब कैसे कंटेनर में निकालना है, ऐसे ट्यूब्स में निकालो, ऐसे वाइल या ऐसे कंटेनर में निकालो जिसमें कि ना तो स्पिलेज हो और ना ही उसमें कोई एंटीकोगुलेंट डला हो। यानी कि आपका डिब्बा या जो भी कंटेनर ऐसा हो कि कहीं लुढ़क ना जाए, कहीं गिर ना जाए, वो है ना, कहीं इस पर स्पिलेज ना हो जाए, स्टेराइल हो, और दूसरा उसमें एंटीकोगुलेंट नहीं मिला हो, जिसके कारण क्या ना हो, ब्लड क्लॉट ही ना हो। क्योंकि हमको क्या करना है, अभी तो हमको ब्लड को क्लॉट करवाना है, और एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, जो कि हम अदर लेबोरेटरी अदर जो दूसरी से लेबोरेटरी डायग्नोसिस रहता है उसमें हम उसको चीज़ यूज़ करते हैं, एंटीकोगुलेंट ब्लड को, है ना। पर अभी हमको क्या करना है, ब्लड को क्लॉट करवाना है, तो बिना कोगुलेंट वाला किसी स्टेराइल ट्यूब्स में हमको उसको कलेक्ट करके रखना है और उसको क्लॉट होने देना है। क्लॉट होने के बाद क्या करेंगे, हम सीरम को सेपरेट करेंगे। द सीरम इज सेपरेटेड एंड यूज्ड फॉर द विडाल टेस्ट। सीरम को सेपरेट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को सेपरेट करके विडाल टेस्ट के लिए निकाल देंगे, और जो ब्लड बचा हुआ है उसको हम क्लॉट कल्चर करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी मेरी बात कि हम अल्टरनेटिव, एक तो ब्लड कल्चर का ये 5 ml ब्लड लेंगे, साफ सुथरे डब्बे में भर के रख लेंगे, उसके बाद उसको क्लॉट होने देंगे। जैसे ही क्लॉट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूज करके सीरम अलग कर देंगे और जो क्लॉट है उसको अलग रख लेंगे। ठीक है, और सीरम को हम यूज़ करने के लिए काय में रख लेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे विडाल टेस्ट वगैरह लगाने के लिए हम सीरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके से हमारे पर्पस फुलफिल हो रहे हैं। ना तो हमको ज़्यादा ब्लड कलेक्ट करना पड़ रहा है पेशेंट का, या बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसी सैंपल से हमारा सीरम का भी उपयोग हो जा रहा है और क्लॉट से भी हम क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, है ना, यानी वेस्टेज हम किसी का नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, द क्लॉट इज ब्रोकन अप विद अ स्टेराइल ग्लास रॉड एंड एडेड टू बाइल ब्रॉथ। फिर क्या करेंगे, जो क्लॉट है बेटा उसको हम तोड़ेंगे। किसके द्वारा तोड़ेंगे, कंटेनर में हम डालेंगे ग्लास बीड्स डालेंगे, स्टेराइल ग्लास रॉड्स डालेंगे, है ना, और रॉड डालने के बाद क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उससे क्या होगा, जो क्लॉट बना, जो थक्का जमा है, वो थक्का क्या होगा बेटा, टूट जाएगा, है ना, महीन हो जाएगा, घुल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, उस थक्के को उस जो क्लॉट जो टूट गया है, ब्रोकन अप क्लॉट को हम मिलाएंगे बाइल ब्रॉथ में। ठीक है, द क्लॉट इज ब्रोकन अप विद अ स्टेराइल ग्लास रॉड एंड एडेड टू बाइल ब्रॉथ कंटेनिंग स्ट्रेप्टोकाइनेस व्हिच डाइजेस्ट द क्लॉट। क्या बात बस बताया मैंने अभी, क्लॉट बना, ज़्यादा स्पीड हो रही है, क्लॉट बना, बनने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया, सीरम अलग करके रख दिया विडाल टेस्ट के लिए। जो क्लॉट है, खून का थक्का है, उसको हम कल्चर लगाने के लिए, क्लॉट कल्चर लगाने के लिए रख देंगे। कैसे लगाएंगे,
अब क्या करेंगे, जो क्लॉट बन गया हम उसको, उस थक्के को हमको महीन बनाना है, तोड़ना है। थक्के को कैसे तोड़ेंगे, क्लॉट को कैसे तोड़ेंगे, उसमें ग्लास के टुकड़े डालेंगे यानी कांच के टुकड़े डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जिससे क्या वो घुल जाएगा। अब क्या करेंगे, वो जो घुला हुआ पोर्शन है क्लॉट का, उसको हम बाइल ब्रॉथ में डालेंगे। और बाइल ब्रॉथ में क्या प्रेजेंट है आपका, स्ट्रेप्टोकाइनेस केमिकल प्रेजेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा क्लॉट को और ज़्यादा तोड़ेगा। ठीक है, जैसे बाइल ब्रॉथ में हम क्लॉट को मिलाएंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस डाइजेस्ट करना यानी खाना चालू करेगा, पचाना चालू करेगा क्लॉट को, और जैसे जैसे खाते जाएगा उसको तोड़ते जाएगा, पचाते जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेस। उससे क्या होगा, अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है क्लॉट के अंदर वो रिलीज होने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है, हमको बैक्टीरिया को उसमें से निकालना है ना, पता करना है। कल्चर क्या करते हैं, कल्चर में हम बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन और आइसोलेशन का काम करते हैं बैक्टीरिया का, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब क्लॉट में से हमको बैक्टीरिया को निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेस उसको लाइसिस करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद क्या होंगे, उसमें से धीरे धीरे बैक्टीरिया रिलीज होने लग जाएंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, हम आगे चल के उसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, which streptokinase which digest the clot causing its lysis and thereby the bacteria are released from the clot, और जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया रिलीज होता है क्लॉट में से। तो समझ में आई आपको मेरी बात क्लॉट कल्चर की, चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखो क्लॉट कल्चर की इमेजेस देख लो, इस तरीके से क्लॉट कल्चर की बॉटल्स रहती है, ब्रॉथ रहती हैं। जब करने लग जाओगे कोई अच्छी लेबोरेटरी में तब समझ में आएगा, और कहीं भी मेरा एडवाइस या सजेशन समझ लो आप इस चीज़ को अगर मानना चाहो तो, कि बेटा कहीं भी सीखने के लिए ना किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होते हों, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि दिन में 500 टेस्ट आ रहे हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। दिन में भले 4 टेस्ट भी क्यों नहीं आ रहे हों, पर वो 4 टेस्ट के 400 टेस्ट लगते हों। समझ में आ रही मेरी बात, कोई एक टेस्ट भी आ रहा है तो वो टेस्ट भी, वो एक इंसान का टेस्ट भी 17 तरीके के टेस्ट लगाए जा रहे हैं उसके, है ना। यानी कि वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट मौजूद हों, कि वहाँ पे आपका माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, आपका बायोकेमिस्ट्री का, हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी, और सारा डिपार्टमेंट आपका प्रेजेंट हो। ऐसी जगह पे सीखोगे आप, ऐसी बड़ी बड़े हॉस्पिटल के लेबोरेटरीज़ में, तो बहुत अच्छे से आपका एक्सपोजर होगा, सीखने को मिलेगा। क्योंकि छोटी छोटी लैब्स में क्या होता है बेटा, इतने सारे टेस्ट नहीं परफॉर्म होते हैं, ठीक है, और नहीं हो पाते हैं, तो उसके कारण आपको सीखने भी नहीं मिल पाता है। तो जब आप देखोगे ना, खुद विजुलाइज करोगे चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से याद होएगा। हमने वो सब चीज़ें करी है, इसलिए हमको डिफ़िकल्टी नहीं जाती है। पर मैं अब समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी नहीं है, तो आपके दिमाग में वो इमेज नहीं बन पा रही है, और इमेज नहीं बन पाएगी तो याद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं अच्छी जगह पे आप उसकी प्रैक्टिस करिए लेबोरेटरीज़ में। अभी नहीं, आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तब कर लेना, है ना। और अगर आप आगे चल के एडमिशन लेने वाले हो कहीं, तो ऐसी जगह पे एडमिशन लो जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हों, ठीक है। तो क्लॉट कल्चर हो गया है मेरा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे फीसिस कल्चर के बारे में। फीसिस कल्चर कैसे लगाते हैं, स्टूल सैंपल से, फीसिस सैंपल से। इतना तो पता होना चाहिए फीसिस या स्टूल क्या होता है, ठीक है। साल्मोनेला क्या होता है बेटा, थ्रू आउट द डिसीज़, यानी जितना, जब तक आप बीमारी की अवस्था में हो और पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, साल्मोनेला का क्या करता है, शेड होता है यानी झड़ता है, निकलते रहता है आपकी फीसिस से। जब आप स्टूल पास करते हो उस समय वो उस जगह से वो फीसिस में प्रेजेंट रहेगा, साल्मोनेला निकलते रहता है। साल्मोनेला आर शेड इन द फीसिस थ्रू आउट द डिसीजेस, डिसीज के पूरे समय क्या होता है, ये जब भी आप स्टूल पास करते हो ये निकलता है ना। इवन इन कॉन्वलेसेंस, कॉन्वलेसेंस के समय भी क्या होता है, ये निकलता है। यानी कॉन्वलेसेंस क्या होता है, ऐसी अवस्था या ऐसा समय जब आप बीमार हुए हो और बीमार होने से आपका ठीक होने का जो समय है, उस समय को कॉन्वलेसेंस बोलते हैं। और वही कॉन्वलेसेंस टाइम या पीरियड होता है, यानी कि आपका रिकवरिंग टाइम फ्रॉम योर इलनेस, आपकी बीमारी से आपका रिकवर होने को समय को कॉन्वलेसेंस बोला जाता है। और इस समय भी, यानी कि आप बीमार तो हो, उस समय भी बैक्टीरिया निकल रहा है फीसिस में से, स्टूल सैंपल में से, और जब आप ठीक भी हो रहे हो, ठीक होने की प्रोसेस के समय भी थ्रू आउट द डिसीज साल्मोनेला निकलते रहता है, झड़ते रहता है, ठीक है। ड्यू टू लीजन्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिन्स, किसके कारण, जो लीजन्स है, साल्मोनेला ने जो छाले बना दिया है आपकी आंतों में जाकर, उन लीजन्स के कारण क्या होता है, थ्रू आउट द डिसीज ये निकलते रहते हैं। आई बात समझ में, चलो बहुत अच्छी बातें आ गई है। तो हैंस इसके कारण क्या होता है,
फीकल कल्चर्स में बी हेल्पफुल इन पेशेंट्स। जो फीकल कल्चर करते हैं यानी फीसिस के द्वारा जो हम कल्चर करते हैं वो हेल्पफुल होता है पेशेंट्स में एज वेल एज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैरियर्स। यानी कि या तो कोई बीमार पेशेंट है या तो कोई कैरियर है, यानी कि उसने डिसीज या साल्मोनेला को कैरी कर रहा है, उसकी बॉडी में ही इसने एंटर कर दिया है, पर अभी क्या हुआ है वो कैरियर फॉर्म में है, यानी वो अभी उसके अंदर बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है, उसको अभी उस बैक्टीरिया के कारण डिसीज हुई नहीं है। बात समझ में आ रही मेरी? यानी कि उसके अंदर अभी बैक्टीरिया जस्ट एंटर किया है और अभी निकल रहा है, पर अभी क्या नहीं कर रहा है, डिसीज फॉर्म नहीं कर रहा है। तो उस समय भी हम डिटेक्शन के लिए फीसिस कल्चर बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, These are particularly valuable during antibiotic therapy। और क्या होते हैं, फीकल कल्चर वैल्यूएबल होते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी के समय भी। क्यों? when blood culture shows no growth of organisms। क्योंकि क्या होता है, ब्लड कल्चर शो कोई भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ शो नहीं करता है ब्लड कल्चर, पर फीकल कल्चर कर देता है। कब? जब एंटीबायोटिक की थेरेपी भी चल रही होगी। अब एंटीबायोटिक क्या करता है बेटा, आपका एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जैसे ही एंटीबायोटिक लिया, ब्लड में जाके वो घुल जाएगा, पेट में जाएगा, अंदर घुलेगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाके घुल जाएगा, और ब्लड में क्या करेगा, वो सारे बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। और क्योंकि वो ब्लड में उसने बैक्टीरिया को मार दिया है और आप चले गए हो भाई साहब टेस्ट करवाने के लिए, पहले से ही एंटीबायोटिक चल रही है, टेस्ट करा लोगे तो क्या कोई खाक उसमें कोई रिजल्ट निकलेगा? कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। जब भी बेटा इसको दिमाग में गार्ड बांध के रख लेना, इस बात को नोट कर लेना कि आप कोई बीमारी आपको है और कोई भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है मेडिसिन, मैं कोई वैसी बुखार की दवाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ। अगर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया है तो बेटा आप लेबोरेटरी डायग्नोसिस कराने जा रहे हो, यानी लैब में, पैथोलॉजी लैब में टेस्ट कराने जा रहे हो, तो आप कम से कम 48 आवर्स का गैप दे के जाओ। ठीक है, वहाँ आपको अगर कोई इंटरेस्ट करने वाला नहीं है, इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं है, तो आपको भी पता होना चाहिए, आप अवेयर रहो इस चीज़ से, है ना, जागरूक रहो कि भाई हमने एंटीबायोटिक ले लिए, अब हमारा रिजल्ट तो सही आएगा नहीं, इसलिए 48 आवर्स का गैप देने के बाद आप जाइए और टेस्ट करवाइए, तो आपके जो रिजल्ट है वो ठीक ठीक आएंगे। ठीक है, कोई भी टेस्ट करवाते हो आप, अगर एंटीबायोटिक लेकर जा रहे हो तो वो चीज़ आप फिर ना करवाइए। तो मैं मेरा बताने का मतलब ये है आपका कि एंटीबायोटिक क्या करता है, ब्लड में बहुत जल्दी मार देता है बैक्टीरिया को, पर फीसिस वाले एरिया में जहाँ से स्टूल पास होता है, इंटेस्टिन्स में और गट में वो जल्दी नहीं मार पाता है। द बैक्टीरिया दीज आर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल ड्यूरिंग एंटीबायोटिक थेरेपी व्हेन ब्लड कल्चर ऑर्गेनिजम्स शोज नो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ब्लड कल्चर में क्या होता है, ग्रोथ नहीं शो होती ऑर्गेनिज्म में। क्यों? द एंटीबायोटिक डज नॉट एलिमिनेट द बेसिलाई फ्रॉम द गट रैपिडली एज इट डज फ्रॉम द ब्लड। क्या होता है, एंटीबायोटिक इतनी जल्दी रिमूव नहीं कर पाता है, यानी रैपिडली यानी जल्दी से वो रिमूव नहीं कर पाता है बेसिलाई को साल्मोनेला के फीसिस से या गट्स से, आपके आंतों से, जितना वो जल्दी ब्लड में से रिमूव कर देता है। इसलिए क्या होता है, फीसिस कल्चर आर जनरली पॉजिटिव आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ इलनेस। इसलिए जो फीसिस कल्चर रहते हैं बेटा, आपके बीमार होने के सेकेंड वीक ऑफ इलनेस, यानी बीमार होने के आपके दूसरे सप्ताह में भी जो फीसिस कल्चर है वो बहुत अच्छे टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट, अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? क्यों दे रहे हैं दूसरे हफ्ते में भी? क्योंकि इनको एंटीबायोटिक का इतनी जल्दी गट में असर नहीं हो रहा है, पर क्योंकि आप एंटीबायोटिक लेने लग गए हो, दूसरे हफ्ते में बीमार हो, तो आपको डॉक्टर ने कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक दिया ही होगा, तो आप वो जब ले रहे हो तो ब्लड में से क्या होता है, वो मरने लग जाते हैं, पर फीसिस कल्चर में वो, यानी गट में वो नहीं मरता है। इसलिए फीसिस कल्चर हेल्पफुल होता है। और भी कुछ तरीके के लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, हम उसको देखेंगे। ये देखो, सबसे पहले इमेजेस देख लो फीसिस कल्चर की, क्या क्या इमेजेस होती है। ठीक है, ये इस तरीके की फीसिस कल्चर करते हैं, इस तरीके के दिख रहे हैं, ये राउंड और ब्लैक कलर की कॉलोनीज दिख रही है ना, मेटेलिक अपीयरेंस आ रहा है, इस तरीके का अपीयरेंस होता है, डीसी आगार है ये। ठीक है, तो इस तरीके का ये फीसिस कल्चर इसमें नजर आता है। एज नॉर्मल फ्लोरा आर प्रेजेंट इन फीसिस, नॉर्मल फ्लोरा जब प्रेजेंट रहता है फीसिस में, सक्सेसफुल कल्चर
सक्सेसफुल कल्चर विल डिपेंड ऑन यूज ऑफ इनरिचमेंट एंड सिलेक्टिव मीडिया। जब नॉर्मल फ्लोरा यानी बीमारी प्रेजेंट है आपके फीसिस में, तो सक्सेसफुल कल्चर यानी कि बहुत अच्छे कल्चर कौन से होंगे जिसमें कि हम लगाएं और अच्छे रिजल्ट दें, तो कौन से कल्चर्स हैं? इनरिचमेंट मीडिया और सिलेक्टिव मीडिया जब आप लगाओगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे ये फीसिस सैंपल से। ठीक है, फीसिस सैंपल आर इनोक्यूलेटेड इनटू 1 ट्यूब ईच ऑफ सेलेनाइड एंड टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ। इन्हें ब्रॉथ में भी हम इसको इनोक्यूलेट करते हैं फीसिस कल्चर को। कौन कौन सा है? एक एक ट्यूब में सेलेनाइट ब्रॉथ की और टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ की हम करते हैं, जो कि क्या होते हैं? दोनों एक इनरिचमेंट मीडिया होता है। इनरिचमेंट यानी कि नरिशमेंट उसको मिलता है, पोषण दे रहे हैं हम बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए, है ना बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं ग्रोथ कराने के लिए हमको नरिशमेंट की जरूरत क्यों होती है बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया है क्या चीज? बैक्टीरिया है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, एक जीविता है वो, है ना, जीवित है, उसमें जान है बैक्टीरिया में भी, है ना। उसको आप मारोगे तो मर जाएगा, है ना, तभी वो जिंदा है, उसमें जान है बैक्टीरिया में। और जिस चीज़ में भी जान होती है उसको बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। फॉर एग्जाम्पल आपने लगाया एक पेड़, अब पेड़ में पानी डालोगे, खाद डालोगे, उसको न्यूट्रिशन दोगे, उसको इनरिचमेंट दोगे उसको, तभी वो अच्छी तरीके से पेड़ बढ़ पाएगा। अब बैक्टीरिया की भी ग्रोथ करानी है हमको, तो बैक्टीरिया को भी हमको सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, नरिशमेंट देना पड़ेगा ताकि वो ग्रोथ करे। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ कराना क्यों हमको नेसेसरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमको उसको करना है डायग्नोसिस, हमको लगाना है पता कि ये बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अब उसको हमको पता लगाने के लिए उसको हमको देना पड़ेगा उसको नरिशमेंट, पोषण देंगे, और जब वो बढ़ेगा तब हमको उसमें नजर आने लग जाएगा वो, है ना, ग्रोथ दिखने लग जाएगा। इसलिए नरिशमेंट और इनरिचमेंट मीडिया यूज करते हैं। and are also plated directly on मैकोंकी, agar, DCA, XLD and विल्सन ब्लेयर मीडियम। इस तरीके के अगार्स में मीडियम में हम इसको डायरेक्टली इनोक्यूलेट कर सकते हैं फीकल सैंपल को। साल्मोनेला अपीयर्स एज पेल येलो NLF कॉलोनीज ऑन मैकोंकी अगार। साल्मोनेला मैकोंकी अगार में बेटा NLF कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। NLF का मतलब क्या है? N फॉर नॉन, L फॉर लैक्टोज एंड F फॉर फर्मेंटिंग। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, यानी कि मैकोंकी में जो लैक्टोज प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, उसको क्या कर रहा है? वो फर्मेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ तो देगा पर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया में ये इसका दाखिल है ये। ठीक है, एंड DCA मीडिया में भी इस तरीके से ही ये ग्रोथ करता है। पर जो विल्सन ब्लेयर मीडिया में बेटा उसमें अलग तरीके की कॉलोनीज ग्रोथ करता है। फॉर्म्स एस टाइफी फॉर्म्स लार्ज ब्लैक कॉलोनीज विद अ मेटेलिक शीन, मेटेलिक अपीयरेंस के जैसे, मेटेलिक कलर के जैसे क्या होता है? ये ब्लैक कॉलोनीज दिखाता है साल्मोनेला, है ना, विल्सन ब्लेयर मीडियम में। एस पैराटाइफी और जो एस टाइफी मेटालिक अपीयरेंस देता है ना, ब्लैक कलर का मेटालिक अपीयरेंस देता है। और जो एस पैराटाइफी वाली जिसकी स्पीसीज है साल्मोनेला की बेटा वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ग्रीन कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है ना, हरी हरी कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। क्योंकि क्या होता है इसमें H2S का एब्सेंस होता है, H2S प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये हरी हरी कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, है ना। एस पैराटाइफी ए प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर कॉलोनीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2S प्रोडक्शन। एब्सेंस ऑफ H2S प्रोडक्शन के कारण क्या होता है? एब्सेंस है, H2S प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण क्या होगा? ये ग्रीन कलर के कॉलोनीज प्रेजेंट करेगा आपका किसमें? विल्सन ब्लेयर मीडियम में। तो इस वीडियो में बेटा आपने क्या समझा? क्लॉट कल्चर के बारे में देखा, और क्लॉट कल्चर के साथ साथ हमने देखा फीसिस कल्चर या फीकल कल्चर के बारे में भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आने वाले और वीडियोस भी मैं बनाऊंगा यूरिन कल्चर के बारे में, अग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में और विडाल टेस्ट के बारे में भी मैं इनकी वीडियो बनाने वाला हूं। तो बहुत अच्छे से लेबोरेटरी डायग्नोसिस आप लोग को समझना है, लिखना है, नोट करना है और पेपर में लिख के आना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इसके पास पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो पर्सनली पूछ लीजिए, जब भी समय मिलेगा बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा।